हेलो फ्रेंड्स। हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में अपने पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अब इस क्रांति को जो क्रांति के कारण थे उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति का महत्व यूरोप, अमेरिका, एशिया तीनों महाद्वीपों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका प्रभाव इन तीनों महाद्वीपों पर पड़ा। और जिस समय क्रांति हुई उस समय पूरे विश्व में एक साम्राज्यवादी विस्तार का दौर चल रहा था। और साम्राज्यवादी विस्तार के दौर में जितने भी देश थे, जो शक्ति साधन संपन्न देश थे, वो इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। यानी उनका आपसी संघर्ष भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। तो हम लोगों ने इसमें फ्रांस के समाज के बारे में देखा। पूर्व के वीडियो में फ्रांस का समाज कैसा था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आर्थिक कारण। जो फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण थे वो क्या थे। तो हम देखते हैं इसमें कि पहला पॉइंट, फ्रांस के समाज में निचले पायदान पर जो थर्ड स्टेट सामान्य जनता आती थी उसके ऊपर कर का सारा भार था, और राज्य का सारा कर सामान्य जनता को चुकाना पड़ता था। ऊपर के दो स्टेट जो ऊपर के पायदान पे 1 और 2 थे, स्टेट के लोग थे, वो कर से मुक्त थे। उनको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, ये उनका विशेषाधिकार था। और इसी विशेषाधिकार के विरुद्ध भी जनता में एक गंभीर असंतोष था। दूसरा, राजा के राजमहल में फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा था। राज्य की स्थिति जो जैसी भी थी, राजा को उससे विशेष लेना देना नहीं था। राजा को बिल्कुल चिंता नहीं थी और सामान्य जनता परेशान थी। सामान्य जनता पे सारा बोझ था। राजकोष खाली हो चुका था। राजकोष को भरने के लिए जनता पे नए नए कर लगाए जा रहे थे, और इन नए करों के बीच में राजा ने कभी ये नहीं जाना कि जनता उसको कर को वहन करने के लिए सक्षम है भी या नहीं है। तो ये सब कारण थे जो असंतोष को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे थे। और इसी बीच जो क्रांति का समय था उस समय जनता में एक और अफवाह तेज हो गई कि एक नया कर लागू होने वाला है। तो पहले से करों के बोझ से जो जनता दबी है, अब नए कर को वहन करने में सक्षम नहीं है, उसके ऊपर नया कर का एक माहौल बन रहा था। इसलिए जनता में एक असंतोष और तेजी से व्याप्त हुआ जो क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस में जो राजतंत्र था उसमें बुर्गो वंश के शासक राज करते थे। वहाँ के शासकों का नाम था लुई 14वां, 15वां, 16वां, ये क्रम से शासक आए। लुई 14वां के समय क्या देखते हैं हम लोग कि लुई 14वां थोड़ा सा पूरी तरह से तानाशाह शासक था। उसका कहना था कि आई एम द स्टेट, अर्थात मैं ही राज्य हूँ। वो अपने आप को ईश्वर मानता था। हालांकि पूर्व काल से ही एक अवधारणा चली आ रही थी, राज्य की दैवीय अवधारणा, दैवीय सिद्धांत की अवधारणा, अर्थात धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिरूप है, और राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द ईश्वर का शब्द है, उसको माना जाता था, और उसका पालन करना जनता का कर्तव्य है। इन परिस्थितियों में शासक जब अधिक तानाशाह हो जाता है, सामान्य जनता के बारे में नहीं सोचता है, तब स्थिति और बिगड़ जाती है। तो लुई 14वें की यही स्थिति थी। ये आई एम द स्टेट जो उसका स्टेटमेंट था, ये दर्शाता है कि शासक कितना निरंकुश है। वो यहाँ तक कहता था कि सूरज को मेरे कमरे में आने की इजाज़त नहीं है, और जब इजाज़त दी जाती थी तो पर्दा हटाया जाता था और सूरज का प्रकाश उसके कमरे में प्रवेश करता था। तो इन परिस्थितियों से ये भी समझ में आता है कि राजा कितना निरंकुश और तानाशाह है, और वो किसी को नहीं मानता है, जनता उसके लिए कुछ नहीं है। लुई 15वें के समय में, लुई 14वें के बाद लुई 15वां शासक होता है, उसके समय में हम लोग देखते हैं कि फ्रांस औपनिवेशिक साम्राज्यवादी युद्धों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। तत्कालीन समय में फ्रांस, ब्रिटेन ये औपनिवेशिक देश थे जो अपने साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, यूरोप के अलावा एशिया और अफ्रीका और अन्य महादेशों में भी, अमेरिका में भी। तो इन दोनों के बीच में आपसी संघर्ष सामान्य था। उन परिस्थितियों में एक लंबा संघर्ष चला, सप्तवर्षीय युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में साम्राज्य विस्तार को लेकर के। इससे भी फ्रांस में पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, राजकोष खाली है, और ऊपर से ऐसे ऐसे युद्ध लड़े जा रहे हैं जिसका बोझ फ्रांस में, जो फ्रांस की सेना का बोझ है वो फ्रांस के राजकोष पर है। तो स्वाभाविक है, जब राज्य का खजाना खाली है तो विदेशी ऋण लेकर के कर्ज में फ्रांस डूब चुका है, और विदेशी ऋण से ही नए नए संघर्ष भी लड़े जा रहे हैं। उन परिस्थितियों में फ्रांस की जनता पूरी तरह से त्रस्त है,
और ये फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। राजा भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लुई 15वें के बाद शासक बनते हैं लुई 16वें। लुई 16वें के समय राजकोष खाली है। फिर से वही स्थिति है कि जनता पे एक नया कर थोपने की तैयारी चल रही है और ये हवा काफ़ी तेज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति हो गई। फ्रांस की क्रांति के कारणों में आर्थिक कारण के बाद अगला कारण है दार्शनिक विचारधारा। फ्रांस में तत्कालीन समय में जो दार्शनिक, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन में जो जन्म हुआ दार्शनिकों का, उनकी जो विचारधारा थी वो पूर्व विचारधारा से बिल्कुल अलग है। जैसे पहले से माना जाता है कि दैवीय सिद्धांत, राज्य का दैवीय सिद्धांत अर्थात राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है। तो हम यहाँ देखते हैं कि विचारक हुए रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये नए नए विचारक जो जन्म लिए, इन लोगों ने जो विचार दिया, इनके विचार काफ़ी पॉपुलर हुई। रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत था, अर्थात विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों का बंटवारा होना चाहिए और जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि वो जनता के बीच जनता की सेवा करने के लिए, जनता की व्यवस्था करने के लिए एक सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है। उसकी व्यवस्था करने के लिए समाज द्वारा बनाया गया पद है। इस विचारधारा को मध्य वर्ग में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। जो फ्रांस का थर्ड स्टेट था उसमें मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, वकील और ये सारे लोग आते थे, बड़े बड़े व्यवसायी भी आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे। तो ये लोग बातों को समझते थे, ये तार्किक विचार को काफ़ी तरजीह देते थे। तो ये जो रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के विचार थे वो तार्किक थे और इस विचार को वहाँ पर काफ़ी हवा मिली, बल मिला। परिणाम स्वरूप जनता के बीच में ये एक निष्कर्ष निकल के सामने आया कि जो राज्य की पुरानी अवधारणा है वो पूरी तरह तानाशाही है, उससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये जो नए नए विचार हैं यही सही है, ये तार्किक हैं। तो इस विचार को काफ़ी पॉपुलर ये विचार हुए और इन कारणों से फ्रांस की क्रांति में एक बहुत बड़ा बल मिला। तो दोस्तों, ये हम लोग आज का क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी तरह की कोई, हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 9th और 10th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग तो जानते हैं कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, फिर भी समय नहीं रुकता है और देखते देखते नया ईयर आ जाएगा। अगले साल फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम भी होना है, तो ये समय तो कट जाएगा। तो इस समय में आप हमारे चैनल के माध्यम से 9th और 10th क्लास के सिलेबस को पढ़ते रहें। आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। नोट्स के लिए भी आप हमारे चैनल पे संपर्क कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।